प्रॉब्लम 2.10 आपने कंप्लीट कवर नहीं करना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको छोड़ दें। प्रॉब्लम 2-11 अगर मैं देखूं तो it is basically, if I read it out, use the method of convolution to illustrate the effect of undersampling the waveform x of t is equal to cosine 2 pi f naught of t for sampling rate of f is equal to 3/2 f naught। तो हम ये डेरिवेशन पूरी की पूरी कर चुके हैं जब हमने टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में सारी की सारी सिचुएशन देखी थी। अगर एलियासिंग होगी तो टाइम डोमेन में उसका क्या इफेक्ट आएगा, चूँकि सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं टाइम डोमेन में, और कॉन्वोल्यूशन होगी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो उसी सेम सिचुएशन में सिर्फ एक्स ऑफ टी की एग्जैक्ट डेफिनेशन अब आपके पास है, जो कि एक कोसाइन फंक्शन है। तो आप इस सारे के सारे को यूज़ कर सकते हैं उस डेरिवेशन से जो हमने डेरिवेशन क्लास में ऑलरेडी की है। सो मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम 2-12 एंड लेट मी रीड इट आउट फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन। Aliasing will occur if the sampling rate is greater than twice the signal bandwidth. However, perfectly band limited signals do not occur in nature, hence there is always some aliasing present. So part A says that suppose that a filter signal has a spectrum described by a Butterworth filter with order n is equal to 6 and upper cutoff frequency fu is equal to 1000 Hz. What sampling rate is required so that aliasing is reduced to -50 dB point in the power spectrum? And part B says that repeat for a Butterworth filter with the order n is equal to 12. So पहली चीज़ इसमें जो आपने देखनी है वो पहली ओपनिंग स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होगा। तो आप जितनी मर्जी अच्छी सैम्पलिंग कर लें, देयर विल ऑलवेज बी सम अमाउंट ऑफ एलियासिंग प्रेजेंट। सो इट मीन्स हमारी कोशिश ये है, जो कि हम इस प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे, कि एलियासिंग को हमने कम से कम सेट करना है। सो फॉर सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, अगर मैं बर्नर्ड क्लार्क की इक्वेशन 1.65 उठाऊँ तो वो बेसिकली बटरवर्थ फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन आपको देती है, बेसिकली ये पावर स्पेक्ट्रम के परस्पेक्टिव से। सो आई हैव एच ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस एफ ओवर एफ यू रेज़ टू द पावर 2n। सो करना मैंने ये है कि ये बटरवर्थ फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है। तो मेरे पास अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ यू है, दैट इज़ 1000 हर्ट्ज़। वैल्यू ऑफ एन मेरे पास है, दैट इज़ 6। तो फिर एन जो है वो बेसिकली फ़िल्टर ऑर्डर है। तो हमें जो पार्ट ए में गिवन है दैट इज़ एन इज इक्वल टू 6, इसका मतलब है 6 ऑर्डर फिल्टर है। तो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 6 एयर। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज़ 1000 हर्ट्ज़। अब एच ऑफ एफ की वैल्यू, एच ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर मुझे ऐसा सेट करना है कि मेरे पास इस की आउटपुट की पावर इतनी कम हो जाए कि मेरे पास एलियासिंग जो है वो मिनिमम हो जाए। तो मुझे करना ये है कि मैंने -50 dB पॉइंट को बेसिकली इसके साथ इक्वेट करना है। सो ये इक्वेशन जो है ये लीनियर फॉर्मेट में है, और जबकि आपके पास एलियासिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो dBs में है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं पहले -50 dB को कन्वर्ट कर लूँगा इन लीनियर स्केल। तो अगर मैं -50 dB को इक्वेट कर दूँ तो 10 log 10 विद एच ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्केयर्ड, तो मेरे पास एच ऑफ एफ मैग्नीट्यूड स्केयर्ड की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻5 लीनियर स्केल में। तो अब एहतियात ये करनी है कि एच ऑफ एफ स्केयर को बेसिकली हमने यहाँ पुट इन करना है। तो अब अगर मैं 10⁻⁻5 को यहाँ पुट इन करूँ, सो यूजिंग द सेम फार्मूला मैंने किया ये है कि अब एच ऑफ एफ की जगह 10⁻⁻5 पुट किया है, और एन की जगह मैंने पुट किया है वैल्यू 6, एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है डैट इज़ 1000 हर्ट्ज़। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को पुट इन करके इस इक्वेशन को कैलकुलेट करूँ फॉर द वैल्यू ऑफ एफ, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ एफ जो आएगी डैट वुड बी 2610 हर्ट्ज़। इट मीन्स अगर मेरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी 2610 हर्ट्ज़ होगी, तो मेरे पास जो एलियासिंग का मैग्नीट्यूड है वो -50 dB पॉइंट के आसपास होगा और इससे एक्सीड नहीं करेगा। सो इट मीन्स कोई भी सिग्नल जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2610 हर्ट्ज़ है वो इस पूरे के पूरे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकेगा। सो अगर मेरे पास सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 2610 हर्ट्ज़ है और मैंने उसको नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम के तहत सैम्पल करना है, तो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो मुझे रिक्वायर्ड होगी वो इस फ्रीक्वेंसी का डबल होगी। So that would be 2 × 2610, that will make it 5220 samples per second। तो इट मीन मुझे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो 5220 samples per second है। पार्ट बी मैं आपके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि इसमें कुछ और नहीं करना, सिर्फ आपने वैल्यू ऑफ एन जो पहले हमने 6 पुट की थी वो अब हमने 12 पुट करनी है।
तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आंसर वुड टर्न आउट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वुड बी 3232 सैम्पल्स पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको देख लूँ तो इसका ये मतलब है कि ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो इसका हाफ होनी चाहिए, दैट वुड बी 1616 हर्ट्ज़। सो आप इसको पुट इन करके इसी फॉर्मूले में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये आंसर ठीक है। प्रॉब्लम 2-13 को आप स्किप कर दें, हम चले जाते हैं स्ट्रेट अवे टू प्रॉब्लम 2-14। So it says that the information in an analog waveform whose maximum frequency fm is equal to 4000 Hz is to be transmitted using a 16 level pulse amplitude modulated system. The quantization distortion must not exceed plus minus 1% of peak to peak analog signal. What is the minimum number of bits per sample or bits per PCM word that should be used in this pulse amplitude modulated transmission system? Part B says that what is the minimum required sampling rate and what is the resulting bit rate. And part C says that what is the 16 array pulse amplitude modulated symbol transmission rate. So सबसे पहली चीज़ वो ये है कि हमने पहले देखा था कि हम नंबर ऑफ़ क्वांटाइजेशन लेवल डिसाइड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मुझे सिग्नल टू नॉइज़ रेशो गिवन हो, और दूसरा तरीका ये है कि मुझे क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन किसी परसेंटेज में गिवन हो। तो यहाँ पे जो मुझे है जो तरीका मैं यूज़ करूँगा, जो हमें यूज़ करना है वो यहाँ पे ये है कि क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो दैट फार्मूला इज़ बेसिकली नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल दैट इज़ कैपिटल L शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2p वेयर p इज़ इन लीनियर स्केल। तो यहाँ पे p की जो डेफिनेशन क्वेश्चन में डिफाइन हुई है वो 1% है। तो अगर मैं 1% को लीनियर स्केल में कन्वर्ट करूँ दैट वुड बी 1/100, दैट मेक्स इट 0.01। तो अगर मैं 0.01 को इस फॉर्मूले में p की जगह पुट करूँ तो इट वुड बी 1/0.02, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 विल गिव यू 0.02। एंड इफ आई कैलकुलेट दिस थिंग दिस टर्न्स आउट टू बी 50 क्वांटाइजेशन लेवल्स। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने क्वांटाइजेशन लेवल जो है वो हमेशा पावर ऑफ 2 रखने हैं। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक ऑप्शन तो ये कि मैं 50 से बड़ा जो भी पावर ऑफ 2 है वो ले लूँ या 50 से छोटी पावर ऑफ 2 ले लूँ। मैं 50 से छोटी पावर ऑफ 2 इसलिए नहीं लूँगा कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरे पास ये डिस्टॉर्शन वाला जो क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मैं कम कर दूँगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन इससे एक्सीड कर जाएगी 1% ऑफ पीक टू पीक एनालॉग सिग्नल से। तो मैं 50 से नेक्स्ट लेवल देखूंगा दैट वुड बी 64 लेवल्स। तो मैं 64 लेवल्स का क्वांटाइज़र बनाऊंगा इस केस के लिए। तो अगर मुझे 64 लेवल्स का क्वांटाइज़र चाहिए और मैं L इज इक्वल टू रेज़ टू पावर स्मॉल l वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ तो इसका मतलब है कि हर सैम्पल को इनकोड करने के लिए मुझे 6 बिट्स चाहिए होंगी, विच मीन स्मॉल l इज इक्वल टू 6 बिट्स पर सैम्पल। सो दैट इज़ पार्ट ए। अब आए थे पार्ट बी की तरफ। सो पार्ट बी में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs जो है मुझे कैलकुलेट करनी है। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल की मौजूद है दैट इज़ 4000 हर्ट्ज़। तो डेफिनेटली मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली 2 × 4000 दैट मेक्स इट 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड। और अगर मैं इसी सैम्पलिंग रेट की बेस पे बिट रेट निकालना चाहता हूँ तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल्स है। तो 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 6 बिट्स पर सैम्पल विल गिव मी 48000 बिट्स पर सेकेंड। तो अगर मैं ये सैम्पलिंग रेट यूज़ करूँगा और हर सैम्पल को मैं इनकोड कर रहा हूँ यूजिंग 6 बिट्स तो मेरे पास डेटा रेट वुड बी बिट रेट वुड बी 48000 बिट्स पर सेकेंड। पार्ट सी से कि अगर मैं बाइनरी की बजाय 16 लेवल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और m इज इक्वल टू 2k का फॉर्मूला है मेरे पास, तो m की वैल्यू अगर मैं 16 पुट करूँ हेयर तो मेरे पास k की वैल्यू आएगी 4 बिट्स पर सिंबल। तो इसका मतलब है कि मैं बजाय 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसमिट करने के मैं 4 बिट्स का ग्रुप बना रहा हूँ और उस इनफैक्ट 4 बिट्स का ग्रुप जिसको मैं सिंबल कह रहा हूँ वो सिंबल बना रहा हूँ और उस सिंबल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तो मैंने बिट रेट और सिंबल रेट कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एंड दैट वाज बेसिकली कि आपको सिंबल रेट कैलकुलेट करने के लिए बिट रेट को डिवाइड करना है विद नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। तो मेरे पास बिट रेट यहाँ पे कैलकुलेटेड है फ्रॉम पार्ट बी दैट इज़ 48000 बिट्स पर सेकेंड और मेरे पास k की वैल्यू 4 बिट्स पर सिंबल है। तो व्हाट आई कैन डू इज़ I would divide 48,000 bits per second by 4 bits per symbol, so it makes it 12,000 symbols per second. So that is problem 2-14. So moving on to problem 2-15.
A signal in the frequency range 300 to 3300 Hz is limited to peak swing of 10 volts. It is sampled at 8000 samples per second and samples are quantized to 64 evenly spaced levels. Calculate and compare the bandwidth and ratio of peak signal power to RMS quantization noise if the quantized sample are transmitted either as binary pulses or as 4-level pulses. Assume that the system bandwidth is defined by the main spectral lobe of the signal. तो हमने करना ये कि हमने दो केसेस को डिस्कस करना है. पहला केस है बाइनरी और दूसरा केस है हमारे पास 4-लेवल केस. तो अगर मैं सारी सिचुएशन को देखूं तो बाइनरी केस में मुझे कैलकुलेट करना है बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ के लिए मुझे किसी तरह बिट टाइम अगर पता चल जाए तो मैं बैंडविड्थ निकाल लूँगा. तो सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं बिट रेट निकाल लेता हूँ. तो बिट रेट निकालने के लिए नंबर बेसिकली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी विच मीन्स 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड जो कि गिवन है मुझे, और चूँकि यहाँ पे क्वांटाइजेशन के लेवल जो मुझे गिवन है 64, दैट मेक्स द नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल दैट इज़ 6. तो अगर मैं 8000 सैम्पल्स पर सेकंड को 6 बिट पर सैम्पल से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास डेटा रेट या बिट रेट वुड बी 48000 बिट्स पर सेकंड. नाउ आई नो द डेटा रेट विच मीन्स 48000 बिट्स अगर एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रही हैं तो आई कैन कैलकुलेट द बिट टाइम विच मीन 1 डिवाइडेड बाई 48000 बिट्स वुड बी द टाइम फॉर 1 बिट. सो अगर मैं उसका इन्वर्स ले लूँ अगेन तो दैट वुड मेक इट 1 over 48,000 bits per second. So that would make it 48,000 hertz. So it means कि मुझे बिट रेट से यहाँ पे बिट टाइम मिल जाएगा. उस बिट टाइम को जब मैं यहाँ पुट इन करूँगा तो आई एम गोइंग टू हैव द बैंडविड्थ दैट इज़ 48,000 hertz. दूसरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी थी दैट इज़ रेशियो ऑफ पीक सिग्नल पावर टू RMS क्वांटाइजेशन नॉइज. सो दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो Q दैट इज इक्वल टू 3 times L स्केयर. तो अगर मैं इसको लॉग स्केल में ले जाऊँ दैट इज़ 10 log to the base 10 और इस सारी चीज़ को कैलकुलेट कर लूँ. 64 मुझे गिवन है ऑलरेडी. मैं 64 पुट करूँगा, स्केयर करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, लॉग टू द बेस 10 लूँगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो मुझे सिग्नल टू नॉइज रेशियो मिल जाएगी 41 dB स्केल में. तो इट मीन्स कि ये वो केस है जहाँ पे हम बाइनरी केस की बात कर रहे हैं. अगर हम 4-लेवल केस की बात करें तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो को अगर आप देखें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स अगर आप देखें तो वो सेम है. बाइनरी केस में भी और 4-लेवल केस में भी आपके पास नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल विल रिमेन 64. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डेटा को बाइनरी के तौर पे ट्रांसमिट कर रहे हैं या मल्टी लेवल ट्रांसमिशन कर रहे हैं. इन इफेक्ट जो क्वांटाइजेशन करते हुए आप 64 लेवल ही दोनों केसेस में यूज़ कर रहे हैं. तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इस केस में भी वही रहेगा जो बाइनरी केस में था. बट अगर आप 4-लेवल केस देखें वहाँ पे हमें बैंडविड्थ निकालनी है. तो वहाँ पे बैंडविड्थ निकालने के लिए मुझे बिट टाइम की बजाय अब सिंबल टाइम चाहिए क्योंकि मैं सिंबल टाइम को इन्वर्ट करूँगा तो मुझे बैंडविड्थ मिलेगी. तो सिंबल टाइम लेने के लिए मुझे सबसे पहले अगर सिंबल रेट पता चल जाए और मैं उसको इन्वर्ट करूँ तो मुझे सिंबल टाइम पता चल जाएगा. सो सिंबल रेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे RB ओवर K वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे RB जो है दैट इज़ 48,000 बिट्स पर सेकंड जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं बाइनरी केस में. और अब चूँकि हम 4-लेवल केस यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स हम दो बिट्स को कंबाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए सिंबल और फिर उस सिंबल को ट्रांसमिट करेंगे. तो मैं बिट रेट को डिवाइड कर दूंगा 2 बिट्स पर सिंबल से. तो दैट वुड मेक इट 24,000 सिंबल्स पर सेकेंड. अब मेरे पास दिस इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ सिंबल्स पर सेकेंड. तो अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ तो मुझे एक सिंबल का टाइम दैट इज़ T विद सब्सक्रिप्ट S पता चल जाएगा. और अगर मैं उस TS का इन्वर्स ले लूँ तो दैट वुड गिव मी द बैंडविड्थ दैट इज़ अगेन 24,000 हर्ट्ज़. सो इन प्रिंसिपल अगर आप ये देखें हमने शुरू के लेक्चर में एक बात की थी कि अगर हम पावर इंक्रीज़ कर दें तो हमारे लिए पॉसिबल है कि हम कम बैंडविड्थ में सेम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि जब हम बाइनरी केस में बात करेंगे तो हम बेसिकली 2-लेवल की बात कर रहे हैं. जब हम 4-लेवल की बात करें इट मीन हमारे पास यहाँ पे हमें पीक पावर ज़्यादा चाहिए होगी. तो इन प्रिंसिपल आप पावर यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ कम यूज़ हो रही है. और बाइनरी केस में पावर कम यूज़ हो रही है लेकिन बैंडविड्थ यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होगी. सो मूविंग ऑन टू 2-16
In the compact disc digital audio system, an analog signal is digitized so that the ratio of peak signal power to peak quantization noise power is at least 96 dB. The sampling rate is 44.1 kilosamples per second. So part A says that how many quantization levels of analog signal are needed for signal to noise ratio peak equal to 96 dB. Part B says that how many bits per sample are needed for the number of levels found in part A, and part C says that what is the data rate in bits per second. तो एक चीज़ आपने जो इम्पोर्टेंट देखनी है कि इससे पहले हम जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का फॉर्मूला यूज़ करते रहे हैं वो पीक सिग्नल पावर टू एवरेज नॉइज़ पावर था, लेकिन यहाँ पे पीक सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय पीक नॉइज़ पावर है। तो हमें एक फार्मूला दोबारा ड्राइव करना पड़ेगा। अगर आप अपर पोर्शन देखें इसका सिग्नल पावर का तो एग्जैक्टली सेम है जो कि हमने वहाँ पे भी देखा था, दैट इज़ क्यू स्केयर एल स्केयर ओवर 4। ये हमने जब डेरिवेशन की थी ये एग्जैक्टली यही चीज़ हमने यूज़ की थी। जो चेंज आएगा वो नॉइज़ पावर में आएगा। जो हमने पहले डेरिवेशन की थी उस डेरिवेशन में बेसिकली हमने एवरेज नॉइज़ पावर ली थी, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि एवरेज नॉइज़ पावर नहीं, हमें पीक नॉइज़ पावर चाहिए। तो हम पीक नॉइज़ पावर के लिए बेसिकली करेंगे ये कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरर है कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजर के लिए वो Q/2 हो सकता है। ये हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं उस मैक्सिमम एरर को स्केयर कर लूँ तो मुझे पीक नॉइज़ पावर मिल जाएगी। दैट वुड मेक इट Q/2 होल स्केयर। तो अगर मैं इस सारी चीज़ Q/2 होल स्केयर को इधर देखूँ तो दैट वुड बी Q²/4। तो अगर Q² L²/4 और Q²/4 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ दैट टर्न्स आउट टू बी L²। तो अगर आप पुराना फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे 3L² आता था, जहाँ पे हम पीक सिग्नल पावर एवरेज क्वांटाइजेशन नॉइज़ पावर देखते थे, लेकिन यहाँ पे हम पीक सिग्नल पावर टू पीक क्वांटाइजेशन नॉइज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो 3 वाली फिगर जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो now this is the new formula which we are going to use in this case. So moving a bit upward, तो मेरे पास जो क्वांटाइजेशन लेवल बेसिकली निकालने हैं और मुझे सिग्नल टू नॉइज़ रेशो पीक जो गिवन है दैट इज़ 96 dB। तो 96 dB को मैं इक्वेट कर दूंगा 10 log to the base 10 ऑफ सिग्नल टू नॉइज़ रेशो पीक, क्योंकि मुझे बेसिकली dB स्केल में लेके जाना है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंप्लीफाई करके the number of quantization level that I should be using is 63096 levels। और 63096 levels को अगर मैं देखूँ तो this corresponds to number of bits that are basically 16 bits per sample। और अगर मैं डेटा रेट देखूं तो डेटा रेट के लिए मुझे नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो कि गिवन है मुझे 44.1 किलो सैंपल्स पर सेकंड जो क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं 16 बिट्स पर सैंपल को मल्टीप्लाई करूंगा 44.1 किलो सैंपल्स पर सेकंड, दैट वुड मेक इट 705600 बिट्स पर सेकंड।